हेलो स्टूडेंट, आज अपन 10th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। लेसन फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जैसे कि लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो पहले अपन स्पष्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप इस बात पे ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उससे पहले से समझने के लिए हम जो दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। जैसे आपसे चर्चा करता हूँ कि जब फल को काटने के बाद उसका रंग बदल जाता है। भोजन जो आप गर्मियों में दूध को कमरे के ताप पर रखते हैं तो वो गर्म करने पर फट जाता है, या लोहे की कील को आप नमी और वायु में छोड़ देते हो तो उस पर जंग लग जाता है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण ये है कि इनमें एक तरह का परिवर्तन होता है, यानी वस्तु की प्रकृति पहले की जो प्रारंभ में थी वो नहीं रहती है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। जैसे दूध था, दूध फट के बदल गया। आप लकड़ी को जला रहे हो तो लकड़ी कोयले में बदल गई, कोयले को आप लकड़ी में नहीं बदल सकते, यानी प्रारंभिक स्थिति क्या होती है, बिल्कुल बदल जाती है। यानी उस पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये इसका मतलब है कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। आपने 9th क्लास में पढ़ा था परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये पढ़ा था आपने 9th क्लास में। जैसे मान लो अपने पास में है जो क्रिया कारक है, अभिकारक है, जो क्रिया करता है उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसको अपन बाई तरफ लिखते हैं और इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। यदि मैं अभिकारक उत्पाद में बदल दूं और उत्पाद दोबारा अभिकारक में बदल जाए, अभिकारक उत्पाद में बदल जाए, यानी अभिकारक उत्पाद में बदल जाए और उत्पाद दोबारा किसमें बदल जाए? अभिकारक में। उदाहरण ले लें, जैसे बर्फ है, ये पानी में बदल गया और पानी पुनः हम किसमें बदल सकते? बर्फ। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी इसमें पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती। लेकिन आप एक उदाहरण ले लें, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, पर दही को आप दूध में नहीं बदल सकते हैं। ये परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, यानी वस्तु की प्रारंभिक प्रकृति नहीं पुनः प्राप्त कर सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया की ये परिभाषा होगी जो अपने कोर्स में रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा होगी कि किसी अभिक्रिया में जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे हम? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया अब आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की तो परिभाषा समझ गया। रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा होती है? पहले तो आपको भौतिक परिवर्तन आपको पता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तुओं के गुणों में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और पदार्थ के जब भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं, दोनों ही बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है, भौतिक परिवर्तन में रासायनिक
भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, केवल पदार्थ की अवस्था आकार में ही परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थ को आप क्या कर सकते हो, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आप पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा हुई, तो अपने कोर्स में 10th में रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हुई जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो, और उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, क्रियाकलाप कर रहे हैं। मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन, ये लैब में हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। तो ये अभिक्रिया बड़ी सावधानी से करी जाती है, क्योंकि इसमें आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो मैग्नीशियम के रिबन को, और आपको पता है किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाते हैं तो सफेद रंग का एक राख जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, चूर्ण प्राप्त होता है, यानी पदार्थ में क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, यानी प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति पूरी बदल गई, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्नर में जला दें, बर्नर यानी ये जलाने में। अब ऐसी एक और उदाहरण ले लें, यानी इसमें आप एक कॉनिकल फ्लास्क में देखें सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और इसमें जिंक धातु के कुछ टुकड़े डाल दिए गए हैं। जिंक धातु, जिंक का क्या होता है, जिंक धातु, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। ये 9th क्लास में जो प्रतीक वगैरह थे, संयोजकता वगैरह थे, तो आप इनको रिवाइज करें 9th क्लास में, ये बहुत केमिस्ट्री में भी काम में आएंगे। तो जिंक धातु के टुकड़े डाले, जिंक धातु के जैसे ही हमने टुकड़े डाले तो ये क्या हुआ, एक फलस्वरूप एक गैस उत्पन्न हुई। इस जो गैस उत्पन्न होती है वो इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, इसकी टेस्टिंग वगैरह आगे आएगी। पर एक गैस उत्पन्न होती है धातु और अम्ल की क्रिया से, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इसका तापमान भी बदल जाता है। समझिए क्या, जैसे जो फ्लास्क है तो इसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्या क्या परिवर्तन मिलते हैं, अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की रंग में परिवर्तन, यानी पदार्थ का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होती है, गैस का उत्सर्जन, और एक और परिवर्तन और देखने को मिलता है तापमान में परिवर्तन। तो हम अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, ये एक या एक से अधिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, इसको ध्यान से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, अभी आपने देखा जैसे मैंने मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में उसके दहन की क्रिया करी, उसको जलाने की क्रिया करी। जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इस अभिक्रिया को इस वाक्य में बोलने की जगह मैं इसको शब्दों और प्रतीकों में प्रदर्शित करूं तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों और उत्पाद को
सूत्र और प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो उदाहरण ले ले, मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। और वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और इसको जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 9th क्लास के आपको संयोजकता ये फॉर्मूले आने चाहिए बनाने के लिए। मैंने हमेशा बच्चों से कहता रहता हूँ कि सूत्र और सिंबल याद होने चाहिए, तभी आप आगे केमिस्ट्री पढ़ पाओगे। तो मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों और उत्पाद को प्रतीक और सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। मैं वैसे डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अगर डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम हो आपको नोट्स वगैरह लिखने में, तो मैं बाद में इसके साथ में आपको रिटर्न में अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें रिटर्न में होगा, आप बुक कॉपी में उतार देना और अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। कोविड का टाइम है और संभावना तीसरी लहर की बताई जा रही है, तो इसलिए आप अपना सावधान रखें, मास्क का उपयोग करें। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क खोला है, मैं भी हमेशा मास्क लगा के देता हूँ, ठीक है। तो आप जब भी किसी गैदरिंग ग्रुप में हो तो आप मास्क का उपयोग करें और अपनी सेफ्टी रखें, सोशल डिस्टेंस। अभी आप ये बात है कि अपन 1 या 2 साल से अपना 9th में वैसे चांस मिला था, स्कूल खुलेंगे, सिचुएशन नॉर्मल रही तो आपको क्लास में भी समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे फोन के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और तत्वों को प्रतीक और सूत्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद रासायनिक, अब आप देख रहे हो रासायनिक अभिक्रिया, ये समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है या ऑक्सीजन 1 है, ये अभी समीकरण संतुलित नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, समीकरण को संतुलित करना। तो देखें रासायनिक समीकरण को कैसे अभी जो समीकरण संतुलित नहीं होती है, जैसे मैग्नीशियम बने और इधर भी मैग्नीशियम बने पर ऑक्सीजन 2 या ऑक्सीजन बने, ये अभी समीकरण संतुलित। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको कहते हैं कंकाली समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन। जो रासायनिक, ध्यान रखना, जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कहते हैं कंकाली समीकरण। अब आप सवाल उठता है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए। तो अपन ने 9th क्लास में एक नियम पढ़ा है, याद होगा आपको, कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का निर्माण होता है ना पदार्थ नष्ट होता है, यानी कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं? क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना द्रव्यमान नष्ट होता है, कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। इस बात का ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब अपन आगे सीखेंगे। एक बात और याद रखना, जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल ये संतुलित नहीं है, इसको कहते हैं कंकाली समीकरण। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कहते हैं कंकाली समीकरण, ठीक है। अब अपन अगला जो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसको ढंग से समझ लेना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको संयोजकता प्रतीक याद होने चाहिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे बुक्स के अंदर जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, अब इसके बाद अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते हैं, क्योंकि इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है।
अब जरा अपन सीखे थे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ये स्टेप आपको ध्यान में रखनी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आयरन Fe प्लस H2O, इसकी रिएक्शन, ये एक समीकरण आपको दे रखा है। अब ऐसे एग्जाम में कोई भी समीकरण आ जाएगा वो असंतुलित होगा, और असंतुलित समीकरण को मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे ये आयरन ऑक्साइड बन रहा है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब इस समीकरण को संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय पहला चरण आपको याद रखना है कि ये जो आपको जो यौगिक दे रखे हैं, तत्व दे रखे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी इनको बॉक्स में बंद कर लेंगे अपन, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बॉक्स में अपन ने क्या कर दिए, इन्हें बंद कर दिए, ठीक है। तो ये बॉक्स में अपन इन्हें बंद कर देंगे। अब ध्यान रखना, अब इनको बॉक्स के अंदर अपन ने बंद कर लिया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय में आपको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम लागू होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्रियाकारक के इस तरफ और उत्पाद, इनमें तत्वों और परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब समीकरण को संतुलित करते समय ध्यान रखना है कि हमें उच्च यौगिक क्रियाकारक या उत्पाद में उच्च यौगिक का चयन करना है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या वाला यौगिक कौन सा है, सबसे अधिक वाला Fe3O4, और इसमें भी किस तत्व की संयोजक सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की, 4 है। यहाँ पे कितने परमाणु हैं, 4। तो अब इस तरफ देखो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, कोई नहीं है, एक ही है। तो इधर 4 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, और संतुलित करने के लिए हमेशा गुणज करते हैं, नीचे नहीं लिखते, कोई सूत्र में परिवर्तन नहीं करते, इसलिए मैंने बॉक्स में बंद करा है। ऑक्सीजन यहाँ कितने थे, 4, तो यहाँ ऑक्सीजन से कितने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 से, ठीक है। अब ऑक्सीजन हो गए 4, अपन आप ऑक्सीजन इधर 4 है, क्रियाकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए 4, तो इधर भी ऑक्सीजन हो गए 4, पर अब आप देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2 8 हो गए, 4 × 2 8 हो गए, और वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने 2 है। हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए परमाणु, दोनों तरफ संतुलित होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इधर 4 × 2 8 हो गए, इधर भी कितने होने चाहिए, 8 करने के लिए यहाँ 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से। संतुलित करने के लिए हमेशा गुणज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नहीं लिखते हैं, ध्यान रख लेना। ये बॉक्स में बंद कर दिया, आगे करेंगे गुणज में, इधर ना कोई संख्या लिखी जाएगी ना कुछ लिखी जाएगी। अब हाइड्रोजन हो गए 8, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। अब देखो, अब आयरन को देखो आप, आयरन यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ आयरन के कितने परमाणु, 1 है, तो यहाँ 3 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अब आप चेक करें, आयरन यहाँ 3 है, आयरन 3 है, दोनों तरफ तीर के निशान के इस तरफ बाई तरफ और तीर के निशान के उस तरफ, दोनों तरफ कंपेयर करें आप, आयरन कितना हो गया यहाँ पे 3, इधर भी आयरन 3 है, और हाइड्रोजन देखे 4 × 2 8, यहाँ पे भी कितने 8, ऑक्सीजन देखे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4, इधर ऑक्सीजन कितना 4। अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस प्रकार के समीकरण को अपन क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। तो संतुलित समीकरण की क्या परिभाषा है, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो वह रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। हाँ, और रासायनिक समीकरण में आपको संतुलित कर दो, फिर अगर उनकी अवस्था वगैरह प्रदर्शित करनी है, जैसे ठोस कोई पदार्थ है तो उसके आगे आप S लिखोगे, S का मतलब है सॉलिड, तो ठोस पदार्थ को संतुलित करना। अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसके आगे, जैसे आयरन है तो उसके आगे अपन S लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण। अगर कोई पदार्थ गैस के रूप में है तो ब्रैकेट लगा के G लगा देते, उसमें क्या लगा देते, G।
और कोई पदार्थ द्रव अवस्था में तो ब्रैकेट में L लिख देते हैं, लिक्विड। और कोई पदार्थ का घोल लिया है, पदार्थ का घोल, तो इसके आगे क्या लिखते हैं, पदार्थ का कोई घोल दिया आपने तो एक्यूअस सॉल्यूशन, AQ लिखते हैं। AQ का मतलब होता है एक्यूअस सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन हो गया ये। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है।